हेलो क्लास, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, सतत विकास लक्ष्यों से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस मैं कहूँगी दोनों के लिए ये जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज ये हमारा मेंस का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे एसडीजी गोल से रिलेटेड। किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये मैं आपको बताऊंगी। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सी रिपोर्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम फोकस करेंगे। क्लास, मैं आपको एक और प्रोग्राम के बारे में बता दूं जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। हम कह सकते हैं ये आंसर राइटिंग क्रैश कोर्स है, जिसमें कि आपको टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको लिखने होंगे। ठीक है, आप लिख के सारे के आंसर्स हमें प्रोवाइड करेंगे और हम उसको चेक करवा के आपको फीडबैक देंगे। साथ ही साथ +5 और ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसके कि हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना है तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई भी मन में क्वेरी हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। चाहे आपको अभी का मेंस लिखना हो या फिर 2025 का मेंस लिखना हो, अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। एक चीज़ एज अ फैकल्टी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी मन में ये डाउट मत रखिएगा कि प्रीलिम्स निकलेगा उसके बाद हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं, अगर आपका गोल सेट है कि हमें यूपीपीसीएस क्रैक करना है तो प्रीलिम्स देने के पहले ही अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत है। अगर भीड़ में आपने पीछे रह गए तो आप पीछे ही रह जाएंगे। होता है ना, जब आप रेस में खड़े रहते हैं तो सबको बराबर खड़ा रखा जाता है, लेकिन जब बहुत भीड़ होती है तो आगे पीछे लोग खड़े होते हैं। तो सोचिए, अगर आपने स्टार्ट ही लेट में किया तो आप फिनिश भी तो लेट में करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको यूपीपीसीएस मेंस में आज अपीयर होना है, कल अपीयर होना है, कभी भी अपीयर होना है, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको हमारी कोचिंग की मदद चाहिए, डिकोड एग्जाम की मदद चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि हमारे क्रैश कोर्स में क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है क्लास, चलिए तो आज की क्लास को अभी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स भी लेके आया है 2025 के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स की खासियत क्या है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एंटायर सिलेबस को कवर किया जा रहा है। एंटायर सिलेबस जब मैं आपसे कह रही हूं तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग मेंस में ऐसे को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपके जीएस पेपर है उनको तो डिस्कस किया ही जाएगा, हिंदी पेपर को भी डिस्कस किया जाएगा और आपको इंटरव्यू में भी मदद की जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम पूरे एंटायर कोर्स पर यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर इस कोर्स से भी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम क्या करेंगे, अपना पहला प्रश्न देखेंगे। ध्यान से देखिएगा क्लास, यहाँ पर क्या दिया गया है, सतत विकास की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर सतत विकास की बात की गई है। प्रश्न को 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए आप, जैसा कि मैं हर क्लास में आपसे कहती हूँ, क्योंकि मैं प्रश्न पढ़ दूंगी तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम सतत विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भारत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों व उसके समाधान के उपायों की व्याख्या करिए। यहाँ पर प्रश्न जब आपने पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। यहाँ पर जब भी मेंस में हम अपीयर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्लास, जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इस बात को समझते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं।
हम ग्रेजुएशन मास्टर्स में हमारी आदत रहती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की आदत रहती है, इसको एक्सेप्ट करिए कि हमारे दिमाग में रहता है कि हमको कॉपी भरनी है अपनी, ठीक है। हम लोग आम बोलचाल में भी दोस्तों से कहते हैं कि यार प्रश्न कुछ भी पूछ ले, जो हम पढ़ के आए हैं वही हम लिख के आएंगे। ये होता है। मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत सिंसियर हैं, मैं एक आम स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। हम अक्सर अपने दोस्तों से, मित्रों से जब बात करते हैं ग्रेजुएशन में, तो हम कहते हैं अरे यार पढ़े हैं, अब प्रश्न कुछ भी पूछ ले उत्तर तो यही लिख के आएंगे, अगर एक वर्ड भी दिख गया ना तो पूरा कॉपी भर डालेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। और हमें मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। अगर हमने थोड़ी सी भी सिंसियरली पढ़ाई की है तो ग्रेजुएशन में मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज नहीं होती है। यहां पर कॉपी भरना, सारे आंसर्स को अटेम्प्ट करना से कुछ नहीं होगा। मेंस एग्जाम के बाद जब आप 5-6 लोगों से बात करेंगे तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं हम तो सारे प्रश्न करके आए हैं और पूरी जितने भी स्पेस दिया था सब भरा है, सब लिख के आया, दिल खोल के लिख के आए हैं। लेकिन जब आप उनके मार्क्स देखेंगे ना तो उतने अच्छे मार्क्स उनको नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं उनको मार्क्स? मार्क्स उनको इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि प्रश्न में जो चीज पूछा गया था उसका उत्तर उन्होंने दिया ही नहीं। अब सपोज करिए यही प्रश्न आपके पेपर में छपा हुआ है। अब मैं आपको बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा क्लास इस बात को। यही प्रश्न, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड द मेजर टू सॉल्व देम। अब एसडीजी गोल जितने भी स्टूडेंट मेंस में अपीयर हो रहे हैं वो सब इस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे, सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं मान के चल रही हूं मेंस में अपीयर होने वाले स्टूडेंट सिंसियर हैं। आप में से सारे स्टूडेंट जो मेंस में अपीयर होंगे सब एसडीजी गोल्स को पढ़ के जाएंगे और लिख के भी आएंगे। उन्होंने जैसे प्रश्न को देखा ऐसे ही मन में हड़बड़ी है, परेशानी है, मेंस क्वालिफाई करना है, एक प्रेशर है कि इस साल तो इंटरव्यू में पहुंचना ही है। और जैसे ही उन्होंने एसडीजी गोल्स देखा उन्होंने अपने आंसर्स को लिखना शुरू कर दिया और यहीं पर सबसे पहली गलती होती है और हम रेस में पीछे चले जाते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है कि एसडीजी गोल्स क्या हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न में आपसे कहीं भी ये नहीं पूछा गया है कि सस्टेनेबल गोल्स क्या है। यहां पर जो प्रश्न है वो ये है कि क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रही है, किसके कंटेक्स्ट में, ना कि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। भारत में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो भारत फेस कर रहा है और क्या क्या मेजर है उनको सॉल्व करने की। तो ये जो प्रश्न है क्लास, ये अपने में ही 2 प्रश्नों में डिवाइडेड है। यही चीज आपको समझनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए या प्रैक्टिस करने बैठिए तो जब भी आप प्रश्न को पढ़िए ना तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अब जो यहां पर एसडीजी गोल लिख के आएंगे, ठीक है, पूरा एसडीजी गोल लिख देंगे, बोलेंगे अरे यार मैं तो 17 गोल लिख के आया हूं पूरा। अरे एग्जामिनर क्यों मार्क्स देगा? हाँ, हो सकता है तरस खा के आपको नंबर दे दे कि भाई इसने सारे गोल्स याद किए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पेपर में ये पूछा ही नहीं गया है। यहां पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि क्या क्या मेजर हमें लेने हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। हाँ, यहां पर जब इंट्रोडक्शन हम देंगे तो ये बात सही है कि हम थोड़ा सा 2-3 लाइन में एसडीजी गोल को डिफाइन कर देंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न है तो हमें 2 चीजों पर जरूर ध्यान देना है। पहला इंट्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन। ठीक है, हमको कंक्लूड भी अपने आंसर्स को करना है। ये भी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, वो पूरा आंसर लिख देते हैं लेकिन लास्ट में कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बेस्ट मेथड है कि एक प्रॉपर कंक्लूजन रट लो। ठीक है, जैसे हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे सोशल डेवलपमेंट की, चाहे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की, किसी भी तरीके के डेवलपमेंट की बात करें तो आप लिख सकते हो लास्ट में कि इंडिया में हम प्रोग्रेस देख सकते हैं लेकिन हमें अभी और अटेन करना है, तो उसके लिए डैश डैश स्कीम है, इसको और इस पर एफिशिएंटली हमको वर्क करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके के 2-3 लाइन आप एकदम सेट कर लो। देखो, ये सब कुछ हैक्स होते हैं मेंस में, आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपसे कहूं कि 10-12 नोट्स कोचिंग्स के इतने मोटे मोटे ले आओ और अपने पास रख लो और पढ़ना शुरू करो। अरे भाई, इंसान हो, सारे सब्जेक्ट्स में तो मास्टर्स किए नहीं है, ग्रेजुएशन किए नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए नए हैं,
तो उसको इतना थोड़ी रटोगे। ये देखो कि जो पढ़ रहे हो उसको लिख पा रहे हो कि नहीं, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है क्लास, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। यही कमी हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और उत्तर क्या देना था। अब बस अभी मैं आपको बताऊंगी कि आंसर किस तरीके से लिखना है। आप लोग मुझे बताइएगा कि जो मैं बताना चाह रही हूं वो समझ में आ भी रहा है कि बस ऐसा लग रहा है कि मैम ज्ञान की बातें कर रही हैं। ठीक है, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ ज्ञान की बातें करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्टूडेंट्स कहे बस मैम समझ गए आपकी बातें। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्लास, कभी भी प्रश्न को पढ़िएगा तो एक पेन लेके बैठिएगा और अंडरलाइन जरूर करिएगा कि इस प्रश्न में हमको एक उत्तर ये देना है कि क्या क्या चैलेंज फेस कर रही है इंडिया और क्या क्या मेजर हमको लेना है इन्हें सॉल्व करने के लिए। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी कॉपी को इवैल्यूएट कर रहा होता है, चेक कर रहा रहता है, उसको कई कॉपियां चेक करनी रहती हैं। ठीक है, और उसे नहीं पता कि कौन स्टूडेंट कौन है। ठीक है, उसे नहीं पता, तो उसके दिमाग में चेक करते समय जो उसके पास एक स्टैंडर्ड आंसर रहते हैं कि हमें इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, उससे उस कॉपी में वो पॉइंट जितने जल्दी मिलेंगे वो आपको उतना बेहतर मार्क्स देगा। हम लोग एज अ फैकल्टी जब बात करते हैं, जो लोग कॉपी वॉपी चेक करते हैं, मतलब कॉलेज में भी और कई जगह, तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि आप किन स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छा मार्क्स देते हैं। तो वो लोग हमको क्या बताते हैं कि मैम देखिए कॉपी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, और चेक करते करते दिमाग एकदम थक जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स में चीज़ें क्लियरली मेंशन होती है, ठीक है, और पॉइंट वाइज दिखती है हमको, हमें हमारा जो आंसर हम ढूंढ रहे थे जल्दी, जितनी जल्दी मिलता है हम उसको उतना अच्छा मार्क्स दे देते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं जो और कॉपी में नहीं रहते, तब भी हम उसे 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि हमको अपने आंसर्स में हम क्या पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि और स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा। तो अपने आंसर्स को बहुत क्लियरली लिखना है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके दिमाग में बस यही रहता है कि आजकल न्यूज़ चली है कि आप फ्लो चार्ट बना दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अरे भाई, अगर इतना स्पेस दिया है और बड़ा सा गोला बना दिए, बड़ा सा एकदम गोला बना दिए, ठीक है, तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि इसको नहीं आता है, अपने गोले को भी थोड़ा छोटा बनाओ। अब ऐसा थोड़ी ना कि एक बड़ा गोला बना बना के, एरो बना बना के सब आंसर ही लिख दिए। आपको डायग्राम बनाना है तो प्रॉपरली अपनी कॉपी के साइड में डिवाइड कर लीजिए और छोटा सा डायग्राम बना के इधर अपने आंसर को डिस्क्राइब भी कर लीजिए। ये चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे डेवलप होगी? प्रैक्टिस के थ्रू, रीडिंग के थ्रू नहीं, थ्रू राइटिंग। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, आर्ट ऑफ राइटिंग बोला जाता है ना। अपने जो भी आपके दिमाग में जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसको आप कितने प्रॉपरली लिख रहे हो, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये नहीं कि पूरे शीट में एक बड़ा सा गोला बना के एक वेन डायग्राम बना दिया और कह दिया अरे वाह इतना डायग्राम बना के आए हैं। अरे आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है, आपको बहुत कम लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको पूरी कॉपी में डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर वे में सब चीज, आप डायग्राम बना रहे हो प्रॉपरली, थोड़ा सा डिवाइड करो पेज को, क्योंकि स्पेस बहुत नहीं रहता, वहां पे आप डायग्राम बनाओ, उसके बाद एक एक लाइन में चीजों को डिस्क्राइब कर दो, ताकि एग्जामिनर वो डायग्राम भी देख ले आपका, साथ ही साथ जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसको भी वो देख ले। और ये नहीं कि बड़ा सजा के लिखना है, सजा के नहीं लिखना है। आपको कोई भी पॉइंट लगा कि इंपॉर्टेंट है, आपने उसको तुरंत अंडरलाइन कर दिया लिखते समय, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पर हम एसडीजी गोल की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स में आपने एक डेफिनेशन याद की होगी, ज्यादातर स्टूडेंट्स को याद होगी कि व्हाट इज एसडीजी गोल। एसडीजी गोल्स मींस टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड। तो जब भी हम एसडीजी गोल की बात करेंगे क्लास, ध्यान दीजिएगा मेरी बात यहां पर, और आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, यहां पर जो नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। तो किसी को भी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना होगा तो जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया है एक बार आप बात कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, तो अगर यहां पर हम देखें कि हम किस जनरेशन पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास,
हम किस जनरेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो यहां पर हम प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन पे फोकस कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स हैं, हम उनको इस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं कि जो एबिलिटी है फ्यूचर जनरेशन की अपने नीड को फुलफिल करने की, उस कैपेबिलिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम रिसोर्सेस को यूज करें, उसको एक्सप्लॉइट ना करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हर चीज सेफ रहे। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आप अगर चाहें तो इस छोटे से डायग्राम को इतने से स्पेस में, बहुत बड़ा नहीं, क्लास ध्यान दीजिएगा, ये जो लोग कह के आते हैं हम बस डायग्राम बना के आए हैं, हमको बहुत मार्क्स मिले, नहीं, जब आप उनकी कॉपी को देखेंगे तो वहां पर छोटे से स्पेस में वो इस तरीके का डायग्राम बना देते हैं, और वो भी तब जब आपसे एसडीजी गोल के बारे में पूछा जाए। ठीक है, और यहां पर हमने किसकी बात की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है। मैं आपको कुछ डायग्राम्स दे रही हूं, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एनवायरमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं, और अगर हम देखें तो हम सोशल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। अब इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, हम बस 2-3 लाइन में एसडीजी गोल को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमको किस पे फोकस करना है, चैलेंजेस पे और मेजर पे। तो वही काम आपको करना है। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 लाइन में कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, और प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों पे फोकस करते हैं। आप इस तरीके से छोटा सा डायग्राम बना के 2 लाइन में लिखिए। ये हैबिट आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, छोटे छोटे डायग्राम्स बना के, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए खट से आपने बनाया और इधर आपने लिख दिया, तो उसको पता है कि मेरे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है जिसकी कॉपी वो चेक कर रहे हैं, उसने प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन की बात कर दी और इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, सोशल डेवलपमेंट की बात कर दी, तो उसको कहीं ना कहीं एसडीजी गोल के बारे में पता है। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छा डायग्राम है, अगर आप चाहें तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, पेपर में ऐसे ही ड्रॉ करिए। हम एसडीजी उद्देश्य की बात कर रहे हैं, हम एसडीजी के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, वहां पर तो हमने उसको डिफाइन कर दिया, यहां पर हम उसके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है 5P के बारे में, 5P के बारे में। 5P क्या है, प्यूपिल पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, जब जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है, पॉवर्टी को खत्म करने की बात की जा रही है, हंगर को खत्म करने की बात की जा रही है, ठीक है, तो हम किस पे फोकस करें, प्यूपिल पे फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम प्लैनेट पे फोकस करें, और हमारा प्लैनेट क्या है, अर्थ है। ठीक है, जब हम क्या क्लाइमेट चेंज पे फोकस करें, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ बिलो द वाटर, तो वो सब क्या है, प्लैनेट से रिलेटेड है। पीस की हम बात कर ही रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी पे हम फोकस कर रहे हैं, और पार्टनरशिप पे फोकस कर रहे हैं। तो एसडीजी ऑब्जेक्टिव को हम मेनली 5P में डिवाइड कर सकते हैं, प्यूपिल, प्लैनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। क्लियर है ना क्लास? तो एज इट इज इस डायग्राम को अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। फिर यहां पर देखिए, एक बार मैं बता दूं, लोक की बात की जा रही है, पृथ्वी की, शांति की, संपन्नता की और साझेदारी की बात यहां पर की जा रही है। तो ये भी आप छोटा सा बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। बस मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आपकी जो पेज आपको मिला है, प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, तो उस पेज में बस इतना सा आपको एसडीजी और एसडीजी ऑब्जेक्टिव को बता देना है, और जो स्पेस बचे हुए हैं उस पर हमको किस पर फोकस करना है, बताओ, चैलेंजेस पर और मेजर पे। अब देखिए क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। एसडीजी के जो गोल्स हैं वही चैलेंजेस भी हैं, ये पता है ना। एसडीजी में जो गोल्स हैं वही चैलेंजेस भी हैं भारत के लिए, साथ ही साथ विश्व में जितनी कंट्रीज हैं उनके लिए भी। क्लियर है ना क्लास? जैसे हम पहले गोल की जब बात करते हैं, पॉवर्टी को खत्म करने की, गरीबी को खत्म करने की, या अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की बात हम करेंगे, या फिर हंगर को कम करने की बात हम करेंगे, बेटर एजुकेशन को प्रोवाइड करने की हम बात करेंगे, जेंडर इक्वालिटी की हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में समस्याएं भी यही हैं। हमारे भारत में क्या, विश्व में जितने भी आपके देश हैं,
सबके यहाँ चैलेंजेस यही हैं, इसीलिए तो हमने इसको एसडीजी गोल में रखा है। ब्रेंटलैंड रिपोर्ट की बात की गई थी ना, और 2015 में हमने एसडीजी गोल को अडॉप्ट किया था। ये भी आपको अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं वो सारी कंट्रीज फेस कर रही हैं, और भारत में भी यही चैलेंजेस हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं इसी तरीके से, जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की, एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी की, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये हमारा अपना पॉइंट है। ठीक है, सारे देश में हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं है, आपको पता है हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो बहुत है, और अच्छी बात क्या है, यंग पॉपुलेशन है हम लोग। लेकिन खराब बात क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। जो चीज हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है वो हमारी वीकनेस बन जाएगी अगर हम उसको क्या सही स्ट्रीम में ना लगाएं। अगर हमारे भारत की स्ट्रेंथ है कि यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है, यंग देश है भारत, तो हमें अपने यंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, उनकी प्रोग्रेस पे फोकस करना पड़ेगा, तभी हमारा देश क्या होगा, डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा। अगर हम उनको एजुकेशन ही नहीं देंगे, हम उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देंगे, तो बेचारों को पेट भरने के लिए खाना चाहिए होगा ना, तो फिर क्या होगा, दंगे होंगे, ठीक है, लड़ाइयां होंगी, इन्हीं सब में दिमाग लगेगा। बोला जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का, तो गलत नहीं बोला गया है। और एक चीज याद रखिएगा, मैं हमेशा एक चीज कोट करती हूं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो भी इंसान भूखा है उससे आप धर्म और कर्म की बात मत करिए कभी भी। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है, उसे खाना नहीं है उसके पास, तो आप उसको बिठा के प्रवचन दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। पहले उसके भूख को शांत करिए, उसके अंदर ऊर्जा आएगी ना, जब वो भूख शांत होगी तभी तो उसका दिमाग काम करेगा और सही गलत में फैसला कर पाएगा। लेकिन जो इंसान भूखा है, आप उसको बिठा के अरे 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 सुनो सुनो, देखो तुम काम करना ही नहीं चाहते हो, ये नहीं वो नहीं, पहले उसकी भूख को शांत कर दो, फिर उसको समझाओ कि सही राह पे चलो। तो कभी भी कोई मनुष्य अगर भूखा है तो उससे धर्म और कर्म की बात हमें नहीं करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का कोट था, आप चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं ऐसे पेपर में या कहीं और, यहाँ पर आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं, ये आपके इस प्रश्न की डिमांड नहीं है। ठीक है, डिमांड भी समझिए। अब ये मत सोचिए कि मैम ये प्रश्न डिस्कस करें और मैम ने ये कोट बता दिया तो उसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप किसी और जगह मेंशन कर सकते हैं, एथिक्स पेपर में, ऐसे में। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल लेक्सिटी की हम बात करेंगे। ठीक है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे भी फोकस करना है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब हम देख रहे हैं कि ई गवर्नेंस और आईटी सेक्टर का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, किस लिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक व राजनीतिक शिथिलता पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लैक ऑफ न्यू सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। देखिए, अब हम टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो चीज़ें हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ये भी बहुत बड़ा ट्रुथ है। तो आप देखिए, आप आंसर्स किस तरीके से लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आपने लिख दिया कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर है, ठीक है, कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी हम लैक कर रहे हैं। फिर इनकम इनइक्वालिटी है, मानते हैं आप, भारत में पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है भारत, लेकिन हमारे जो यंग पॉपुलेशन है उनको प्रॉपर वर्क नहीं है, वो यूजुअली अनएम्प्लॉयड है, आप लिख सकते हो। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल लेक्सिटी की बात कर सकते हो, लैक ऑफ न्यू सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी की। हम हाई पॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। अब देखो दिल्ली को, देखो स्मॉग कितना है वहाँ पर, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग से रिलेटेड दिक्कतें हो रही हैं, तो आप लिखो ये सब चीजें। देखो, आप मेंशन कर रहे हो ना, यहाँ पर एक चीज आप और करो, जब आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर रहे हो ना, तो आप इधर एग्जाम्पल्स भी लिख दो। जैसे दिल्ली में स्मॉग की दिक्कत, ठीक है, जो रिवर्स है वो पॉल्यूटेड है, रिवर्स पॉल्यूटेड है। एनजीटी की रिपोर्ट थी, एनजीटी की, कि क्या गंगा का पानी पीने लायक भी नहीं बचा है, इतना पॉल्यूटेड हो गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिख दो, एग्जामिनर को समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है ना कि आपको अपने जो भी आपका आंसर शीट है ना, उसको किस तरीके से डिवाइड करना, इस पर भी ध्यान देना है, कि अब ऐसे नहीं है कि पूरा मेस कर दो। यहाँ पर आपने पॉइंट्स लिखे, क्या क्या कहाँ का अभी हम पीछे हैं, और इधर आप चाहें तो थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं एक एक लाइन के, और मार्क्स मिलेंगे क्लास। आप खुद कहोगे कि मैम मुझे स्कोर करने में ज़्यादा मिल रहा है।
अरे सबको एक सुंदर अच्छी कॉपी चाहिए, कोई भी आपका दुश्मन वहां नहीं बैठा है। अगर आपने अच्छे से आंसर लिखा और वो लिखा जो क्वेश्चन की डिमांड थी, अब ये नहीं कि एसडीजी के चैलेंज और मेजर पूछा है इंडिया के कंटेक्स्ट में, एसडीजी डिफाइन करके आ रहे हो 17 गोल। क्या यहाँ पर 17 गोल लिखे हुए हैं? नहीं, हमने एक लाइन में लिख दिया कि पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, जेंडर इनइक्वालिटी की दिक्कत है, या फिर इनकम इनइक्वालिटी है। हमने एक दो लाइन में लिखा ना। और तो हम बता रहे हैं पॉल्यूशन ज़्यादा है, अभी आप देखिए वॉयलेंस की हम बात करेंगे, तो देख लीजिए इस तरीके से आपको लिखना है। फिर हम सोशल इनइक्वालिटी में एथनिक और जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर सकते हैं। यहां पर अगर आप चाहें तो रोज कुछ ना कुछ डेटा निकलता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड निकलता है ना, जिसमें कि अगर हम देखें, आप अगर चाहें तो कोई ऐसा भी मतलब डेटा दे सकते हैं जहां पर जेंडर इनइक्वालिटी आपको दिखे, कि अगर हम पॉलिटिकल सेक्टर में देखें, पार्लियामेंट उसमें देखें तो विमेंस का कितना पार्टिसिपेशन है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो लगेगा ना एग्जामिनर को कि भाई पढ़ा लिखा बच्चा है ये। फिर देखो नेचुरल डिजास्टर, वायलेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ब्रेन ड्रेन थ्योरी। यहाँ पर लोगों को क्या कर दिया जाता है, अरे भाई विदेश में जाओ, भले विदेश में कार चलाओ, विदेश में जाओ पैसा मिलेगा, वहां पे ज्यादा उन्नति है। अरे आप अपने देश में रहकर उन्नति करो ना। कभी कोई दिक्कत आई तो माँ बाप साथ में है, आप चले जाते हो पूरा घर परिवार जमीन सब छोड़ के। तो ब्रेन ड्रेन थ्योरी भी है, इतना वो कर दो कि बाहर भाग जाएं सब। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, लो एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च एंड इन एडुकेंसी ऑफ डेटा। तो इस तरीके से आप क्या क्या जो हम कह रहे हैं चैलेंजेस हैं उसको लिख सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा है गरीबी व बेरोजगारी, ठीक है, अत्यधिक आय असमानता, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या। क्यों यहां पर लिखिएगा? इसलिए क्योंकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इस वजह से ये समस्या है। नहीं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेनिफिट पॉइंट भी है। यंग पॉपुलेशन मींस नई सोच, नई ऊर्जा, नया डेवलपमेंट। चलो, प्रशासनिक व राजनीतिक शिथिलता, नवीन टिकाऊ व सस्ती प्रौद्योगिकी की कमी, उच्च प्रदूषण, सामाजिक विषमता, जातीय और लैंगिक, प्राकृतिक आपदा, हिंसा जैसे मणिपुर जातीय हिंसा, जागरूकता का अभाव, जवाबदेही व निगरानी का अभाव, प्रतिमा पलायन, ठीक है, ये यहाँ पे लिखना, ब्रेन ड्रेन थ्योरी की बात की गई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, अनुसाधन पर न्यून व्यय और आंकड़ों की अपर्याप्तता। तो आप इसको लिखिए। आप हमारे जब कोर्स से जुड़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग मत चिंतित रहिएगा कि मैम इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, वो प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। मैंने आपको बताया है कोर्स में आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डेटा आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस आपको लिखने को भी दिए जाते हैं जो आप स्वयं लिख कर भेजेंगे तो जो एग्जामिनर है वो उसको इवैल्यूएट करके आपको सजेस्ट कर देगा कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों की चिंता मत करें। तो देखिए हमने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से चैलेंजेस को लिख दिया, मानेंगे आप? अब एग्जामिनर इसको पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को चैलेंजेस पता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको और भी अच्छे से लिखना है, आपको तैयारी है, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जब हम एसडीजी गोल्स की बात करें, सोचने पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरा पॉइंट। जब हम एसडीजी गोल्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट की और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है? अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, हंगर है, सब लिख लो। हंगर को तो आप इसमें भी रख सकते हो, भुखमरी को, ठीक है। और भारत में भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। आप यहाँ पर कोई एनएसएसओ की रिपोर्ट देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। इसी तरीके से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की मतलब प्रॉब्लम्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिजास्टर है, हाई पॉल्यूशन है, ठीक है। दिल्ली जैसे कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नदियाँ गंदी हो रही हैं। और यहाँ पर अगर आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कोई रिपोर्ट हो तो आप उसको भी लिख सकते हो, मैं आपको बताऊंगी भी, आप चिंता मत करिएगा। आने वाले क्लास में अभी उसको डिस्कस भी, अभी एक बहुत ही अच्छी पीडीएफ में आपको लेके आई हूँ, लास्ट तक लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा क्लास। और जो भी मेंस में अपीयर हो रहे हैं या जिन्होंने भी मेरे क्लास को देखा है वो मुझे बताएंगे भी ज़रूर कि क्लास कैसी लगी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रही हूँ आपके लिए यूजफुल पॉइंट है कि नहीं, आप कोरिलेट कर पा रहे हो चीज़ें कि नहीं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर मेंस में जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो हेल्पफुल है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी उन रिपोर्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिए, अब हमको किस पे फोकस करना है, मेजर्स पे, जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा था। अब जैसे ही आप दूसरे हिस्से को लिखेंगे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इस स्टूडेंट ने प्रश्न को सही से पढ़ा है, इसने चैलेंजेस और मेजर दोनों की बात की है। तो आप मेजर्स को इस तरीके से बना सकते हैं। क्या है? इनकरेजमेंट ऑफ वॉलेंट्री डोनेशन। ठीक है, आपको पता है, देखिए क्लास जो ये हम जब बात करते हैं एनजीओज की या फिर हम बात करें किसी भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, हर जगह जो सरकार है वो नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अगर हमें ग्रास रूट में अगर देखना है, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं जब हम पंचायत की बात करते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी एज अ सिटीजन हमारी भी होती है, ये हमको समझना पड़ेगा। और मैं आपको बता रही हूँ ये वॉलेंट्री डोनेशंस और ये जो एनजीओज हैं ये काम करती भी हैं। ठीक है, ये एक अच्छा काम करती भी हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन ऑफ द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट टुवर्ड अचीविंग द एसडीजी। हम सारे डिपार्टमेंट में देखें कि क्या अभी चल रहा है प्रोग्रेस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ एसडीजी। ठीक है, प्रॉपर इवैल्यूएशन करें, ठीक है, इवैल्यूएट करें चीज़ों को, एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखें इन लोग डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों की पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, लोगों को प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होगा, तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक जागरूक नागरिक की तो बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, तो आपके अंदर आपको अवेयरनेस तो होनी चाहिए, चाहे हमें किसी भी परेशानी से लड़ना हो, चाहे घर की परेशानी से भी लड़ना हो। अगर आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे और आप कहेंगे छोड़ो समय पे छोड़ देता हूं, तो आपके घर की परेशानियां भी कभी भी समाप्त नहीं होंगी। उसी तरीके से एसडीजी की अगर हम बात करें या किसी भी परेशानी की बात करें, तो यू शुड बी अवेयर, और आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या है किसी भी प्रॉब्लम का, यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर एक्सटेंसिव इंकरेजमेंट टू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना ही है हमको। ठीक है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन है तो उनको आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देनी है, किसी भी तरीके से उन्हें सशक्त बनाना है, एम्पावर्ड बनाना है। Improvement in the quality of government education and universal accessibility of private education measure। ठीक है, ये भी चीज क्लियर है, एजुकेशन में एक स्टैंडर्ड लाना है। स्विफ्ट एंड जस्ट पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स। देखिए एक निगरानी बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी पनिशमेंट इज नेसेसरी। हम सोचे कि भाई सबको छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं, एक समय पर पनिशमेंट की भी आवश्यकता होती है। इससे लोगों के अंदर भय पैदा होता है और कभी कभी ये भय जरूरी है। आप खुद एक एग्जाम्पल से सोचिए, अगर कहीं पर ऐसे आपको फील्ड दिख रही है, ठीक है, अब देखो आप जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं या हम पब्लिक एरिया में जाते हैं, कहीं पर पब्लिक एरिया में, तो जो जिसको देखो वो गुटखा खा रहा है, थूक के चला जा रहा है, कूड़ा फेंक के चला जा रहा है। लेकिन यहीं पर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाइए जहां पर सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, मुंह में गुटखा रहेगा लेकिन हिम्मत नहीं रहेगी थूकने की, क्योंकि पता अगर थूका सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ तो तुरंत पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो कभी कभी निगरानी और पनिशमेंट की भी आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सटेंसिव ट्री प्लांटेशन एंड देयर मॉनिटरिंग, हमको पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगानी चाहिए। ठीक है, और बहुत से स्टेट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव भी है, एक पेड़ माँ के नाम ना। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, सीएनजी ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, ई व्हीकल को प्रमोट करना चाहिए ना, तो ये याद रखिएगा। रिन्यूएबल सोर्स को प्रमोट करना चाहिए, और रिन्यूएबल सोर्स जो हैं जैसे उस पे आपको सब्सिडी भी सरकार प्रोवाइड करिए, तो उसको अफोर्डेबल भी बनाना है। अब आप खुद सोचिए, हम सबसे कह दें कि भाई सोलर कुकर का यूज करो, सोलर पैनल लगाओ, सोलर एनर्जी का यूज करो, लेकिन उनके पास अगर उतने पैसे ही नहीं है कि वो अपने यहाँ पैनल लगवा सके, तो वो कैसे लगवाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने इनिशिएटिव भी लाया है, हम सब्सिडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने घर में रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट कर रहे हैं। अवेयरनेस क्यों जरूरी है, यहाँ पर अवेयरनेस इसलिए भी जरूरी है, जब एक सिटीजन को पता होगा कि हमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल पर फोकस करना है, तो वो खुद भी जागरूक रहेगा, वो रोज पन्नी की थैली लेकर मार्केट नहीं जाएगा।
एक थैला बनाएगा जिससे वो मार्केट जाएगा और सब्जी रोज उसी में भर के लेके आएगा। तो अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। देखिए, बिहेवियरल चेंज इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्लास, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूं आप नोट कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज लाना बहुत ही आवश्यक है। हम कोई महान काम नहीं करते हैं अगर हम कूड़े को डस्टबिन में ही डालते हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, इट शुड बी इन आवर नेचर, हमारे बिहेवियर में होना चाहिए कि हमें पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना ही है। हम कोई महान काम नहीं कर रहे हैं कि मेरा रिकॉर्ड करो कि आज ऐश्वर्या मैम ने डस्टबिन में कूड़ा डाला, अरे वाह क्या बड़ा काम मैम ने कर दिया। हाँ नहीं, इट शुड बी इन आवर बिहेवियर। ठीक है, ये हमारी डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए। जैसे आप नहाते रोज हैं, खाना रोज खाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कूड़े को डस्टबिन में डालना हमारा बिहेवियरल होना चाहिए, हमारा बिहेवियर में होना चाहिए। तो कहीं पर भी अगर चेंजेस लाने हैं तो बिहेवियरल चेंज की आवश्यकता होती है। आपको अगर जेंडर जो इनइक्वालिटी है, लड़के लड़कियों में अगर भेदभाव आप देख रहे हैं, उसको अगर आपको चेंज लाना है तो बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। बोला जाता है ना, देखिए अब इन सब चीजों पर फोकस किया जा रहा है। पहले एक माइंडसेट था, देखिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब भी हम बात करते हैं एक परिवार की, उसमें एक औरत और एक आदमी है अगर, ठीक है, तो पहले बोला जाता था मुखिया आदमी है, वो किचन में घुसेगा भी नहीं। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है उसमें देखा जा रहा है जो पति है, जो खुद काम पे जाता है, उसकी पत्नी भी काम पे जाती है, तो वो अपनी पत्नी के साथ किचन में खड़ा है। ठीक है, और आप खुद सोचिए जब बचपन से उसका बेटा उस चीज को देखेगा कि मेरे पापा मेरे मम्मी के कामों में मदद कर रहे हैं या मम्मी और पापा के कामों में मदद करें, दोनों एक दूसरे के कामों में मदद कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में भी ये चीज रहेगी ना कि ऐसे ही घर होता है। हम जब छोटे थे हमारे लिए जो दुनिया थी वो हमारे घर तक सीमित थी, हम जो देखते थे वही हमारी दुनिया बनती जाती थी। अगर आपने अपने घर में देखा कि आपके पापा जो हैं वो हमेशा मम्मी पे चिल्ला रहे हैं, तो आप में भी कहीं ना कहीं वो चीज डेवलप कर जाएगी, उसमें आपका दोष नहीं है। हाँ, अगर आपने देखा कि दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता रहेगी कि आगे मुझे भी यही काम करना है। तो बिहेवियरल चेंज बहुत ही जरूरी रहता है, इस चीज पर मैं आपको बता रही थी। ये जो पॉइंट है ना, ये आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रिसर्च, इनोवेशन रिसर्च की तो सब चीज में जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करना है, इन्वेंट करना है, इनोवेट करना है, उसे अफोर्डेबल बनाना है, लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना है। ये भी जरूरी है कि लोगों तक चीजें पहुंचे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ट्रांसपेरेंसी, आप सब पॉइंट लिख सकते हो। फॉर फेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्कीम तो आ गई लेकिन लोगों को मिल ही नहीं रही है, जो उसके बेनिफिशियरीज हैं उन तक नहीं पहुंच रही है, कोई और उसका बेनिफिट लेकर आराम कर रहा है। तो फेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें प्रॉब्लम पता है, वी आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन बट वी आर नॉट फेयरली इंप्लीमेंटिंग दैट स्कीम। किसी को बेनिफिट मिलना चाहिए, उस बेनिफिशियरी तक वो बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, बीच के लोग आराम से उस पैसे का यूज कर रहे हैं। लेकिन अब जब आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, अब चीजें जो है डीबीटी की हम बात करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, तो जो बेनिफिशियरीज हैं उनके बैंक अकाउंट तक सीधे पैसे पहुंच भी रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करना है क्लास, आपको सोचना भी है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज, तभी आप लिख पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आज आप एसडीजी गोल पढ़ रहे हो तो बस आप एसडीजी गोल से रिलेटेड ही आंसर को तैयार कर रहे हो। अरे क्लास, एक बात बस ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम है यू हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कहाँ से आता है जब भी हम बात करते हैं, चाहे हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, चाहे हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, या हम किसी भी इनइक्वालिटी की बात करें, चलिए ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, ये सब कहां से आएगा? कहीं ना कहीं अवेयरनेस के थ्रू, बिहेवियरल चेंज के थ्रू, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के थ्रू। तो ये सब तो कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि आप कहीं पर भी लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है। तो यहां पर देखिए, चैलेंजेस और मेजर हमने दोनों की बात कर दी। अब मैंने आपको बोला था, यहाँ पर एक बार देख लीजिए क्लास, हिंदी में भी दिया गया है। नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। और आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगा
तो वो जो नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है उस पर जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एसडीजी प्राप्त की दिशा में विभाग के कार्यों का मूल्यांकन और प्रोत्साहन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, हम जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रॉपरली इवैल्यूएट कर रहे हैं। इवैल्यूएशन के पीछे का कारण क्या होता है, टू चेक द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या जो भी कमियां हैं, जो भी लैग्स हैं, ठीक है, उनको भी दूर करना। ऐसा थोड़ी ना बस अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करना, लेकिन जो कमियां हैं उसको भी ओवरकम करना। ठीक है, न्यू इनिशिएटिव्स को लाना। यहां पर देखिए एसडीजी की व्यापक जन जागरूकता। ठीक है, हम स्वरोजगार को वो करते हैं, हमने आपको बताया यंग पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। अब ये एम्प्लॉयमेंट हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो, लोग अब बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हम जब बात करते हैं बिजनेस को प्रमोट करने की तो स्वरोजगार योजना की हम बात कर सकते हैं। फिर हम गुणवत्ता की बात करेंगे, स्टैंडर्ड। फिर अपराधों के लिए तीव्र व न्याय संगत अत्यधिक वृक्षारोपण पर फोकस करेंगे, स्वैच्छिक दान को प्रोत्साहन देंगे। फिर इनोवेशन की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, प्रशासनिक जवाबदेही और निगरानी की बात की जा रही है। योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में कंक्लूड भी करेंगे। ठीक है, निष्कर्ष आप लिख सकते हो, सतत विकास लक्ष्य सभी क्षेत्रों यथा आर्थिक, मतलब आप आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, वैश्विक, पर्यावरणीय को लेकर चलने वाली बहुआयामी अवधारणा है या समावेशी विकास को प्रोत्साहित करती है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हमारे यहाँ अगर हम देखें तो जैसे एसडीजी इंडेक्स, गरीब कल्याण योजना, एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम, बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या या मनरेगा, एक दो स्कीम्स का नाम आप लिख के कर सकते हो कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा और प्रोग्रेस करना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रेस है, ऐसी बात नहीं है। यहीं पर अगर आप चाहो क्लास तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक मिनट बस ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको बताने जा रही हूं, यहां पर मैंने आपके लिए रिपोर्ट भी लेकर आई हूं मैं। एक मिनट, ये देखिए, ये है ना, ये आपकी रिपोर्ट है एसडीजी इंडेक्स जो कि रिलीज की गई थी नीति आयोग द्वारा। ठीक है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप यहां से भी लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर हम भारत में देखें, हम भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे तो हमको कंक्लूड करना है, तो आप ये पॉइंट लिखिए वहां पर। हम अगर देखें तो एसडीजी गोल्स के स्कोर में, ठीक है, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुई है। जैसे 2018 में जो ये स्कोर था वो 57 था, और अगर हम रीसेंट डेटा देखें 2023 टू 24 के लिए ये जो स्कोर है वो 71 पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हम एसडीजी गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, प्रोग्रेस हो रही है और ये इन स्कोर से देखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं कि 2018 में 87 स्कोर था, फिर 60, 66 टू 71 स्कोर हुआ। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्रोग्रेस इंडिकेट कर रहा है। ये जो रिपोर्ट है ना, इसको मैं एक अलग क्लास लेके पूरी रिपोर्ट डिस्कस करूंगी। अभी तो उस जो प्रश्न था उसमें आपको क्या मेंशन करना था कंक्लूजन में, वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट्स में पॉइंट दिए गए हैं ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो आपको कई सब्जेक्ट में यहाँ से मदद मिलेगी, ऐसे पेपर में भी मदद मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो इकोनॉमी डेवलपमेंट वाला है उसमें भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न होंगे तो वहां पर भी आप लिख सकते हो, और इंटरव्यू में बैठे हो तो वहां पर भी बता सकते हो। तो इस रिपोर्ट को हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। आप मुझे बता दीजिएगा आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं। अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, थोड़ा सा अपने हाथों को तकलीफ देके कमेंट में लिख देना कि मैम इस रिपोर्ट को आप डिस्कस करिए। ठीक है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है लेकिन बहुत ही मुख्य पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे अपने एग्जाम में लिखने के लिए। यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये जो ग्रीन चीजें दिखा रही है ना, ग्रीन वाला बार, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर हमने एक अच्छा स्कोर किया है। जैसे पॉवर्टी में अगर देखें तो 72 स्कोर है, तो एक अच्छा स्कोर माना जा रहा है कि हमने यहाँ पर इंप्रूवमेंट की है। हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट की है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे, अफोर्डेबल एनर्जी पे भी। ठीक है, तो आप कंक्लूजन में वो वाला पॉइंट लिखिएगा जो मैंने आपको बताया है कि 2018 नीति आयोग द्वारा जो एसडीजी रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें हमने देखा कि 2018 में भारत को कितना स्कोर मिला था, 58, जो कि आज 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि हम एक
प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, और एक दो स्कीम का नाम मेंशन करना चाहिए तो आप मेंशन कर दीजिएगा और कंक्लूड कर दीजिएगा। तो हमने अब अपने आंसर को पूरा लिख दिया। पहले हमने 2-3 लाइन में एसडीजी को समझाया, उसके ऑब्जेक्टिव को समझाया, फिर हमने भारत में क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको बताया, फिर क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए हमने उसको बताया, फिर एक अच्छा सा कंक्लूजन हमने दिया। ये नहीं कि एसडीजी गोल जो है वो हमको अचीव करना है, हमने अपने आंसर को सपोर्ट किया विद डेटा, विद द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, ठीक है, जो कि एक ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है। आप लिखोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा, जस्ट अंडरलाइन इट, ठीक है, कि वी हैव सीन द प्रोग्रेस 58 to 71 रैंक वी हैव अचीव्ड। आप उस तरीके से लिख के उसको कर दीजिए, और ये डेटा हम लोग और प्रश्न में जहां जरूरत होगी वहां पर आपसे डिस्कस करेंगे। इसको मैं जरूर डिस्कस करूंगी, ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा भी जरूर इस वाले लेक्चर को। चलिए, यहाँ पर मैंने अब अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या बातें बता दी, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, कंक्लूजन हमने देख लिया। अब देखिए क्लास, ध्यान से देखिएगा इसको भी। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया इस प्रश्न में, अगर हम इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन, ठीक है, ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब अगर इस प्रश्न में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एसडीजी गोल्स को लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं कहूंगी कोई दिक्कत नहीं है क्लास, वेरी गुड। और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स लिख के आएंगे, ये भी मैं जानती हूँ। सभी को 17 गोल्स जो मेंस में अपीयर होने वाले, सब 17 गोल्स एकदम रट के जाएंगे और वही 17 गोल लिख देंगे। तो एग्जामिनर को सबके आंसर्स में वही 17 गोल दिखेंगे, तो वो सबको एक, जो कहते नहीं है कि एक मार्क्स तय कर दिया वही सबके में दे देगा। लेकिन अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, उनको थोड़ा सा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इसको नहीं मैं डिस्कस करूंगी, पहले यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर वो फिगर नहीं है लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉ करूंगी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो उनको थोड़ा सा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। क्यों ज़्यादा मार्क्स मिलेगा पूछो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके आएंगे, वो कहेंगे कि हाँ जो प्रश्न में दिया गया है एसडीजी कॉन्सेप्ट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। क्यों मल्टी डायमेंशनल है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, हम डिफरेंट सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं यस इट इज एन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। व्हाई, because we are focusing on an environment also, on social development also, as well as on economical development, and you can also write on political development also, ठीक है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, हम क्या बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सामाजिक समावेशन की बात कर रहे हैं, हम पर्यावरण संरक्षण की भी बात कर रहे हैं, और हम आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हम राजनीतिक डायमेंशन पर भी फोकस कर रहे हैं, हम राजनीतिक समावेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं यस एसडीजी इज एन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सतत विकास जो है वो आपका सामूहिक और बहुआयामी अवधारणा है, ठीक है क्लास, ये चीज समझ में आई। तो अब आपने क्या किया, आपने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे दिया ना। इफ यू वांट यहां पर आप एक और वेन डायग्राम बना दीजिए और यहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी लिख दीजिए, ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो आपने ऐसे बना दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया 2 लाइन में, इस वजह से अब आपको क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। इसको डिस्क्राइब आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्लास। जब हम बात करते हैं गरीबी व भूखमरी की समाप्ति की, ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हम सोशल सामाजिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है, डन ना, हम सामाजिक मुद्दों की। तो आप लिखिए यहां पर कि अब हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इन पॉइंट्स को सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में डाल सकते हो। खुद सोचो, हम अगर चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम भूखमरी को कम करने की बात करें, गरीबी को कम करने की बात करें, तो गरीबी तो एक आर्थिक मुद्दा भी है और एक सामाजिक मुद्दा भी है, तो दोनों में आप लिख सकते हो। तो लिखो ना, देखो कितना अच्छा है ये। तो यहां पर आपने लिखा कि हम गरीबी व भूखमरी की समाप्ति की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गोल 1 और गोल 2 को अचीव करने की बात कर रहे हैं।
गोल्स ही लिखे हैं यहाँ पर, देख लो। अब जो आंसर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट क्या करने वाले थे, कहने वाले थे हाँ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4, गोल 5, गोल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे गोल्स लिख के चले आए। अगर उसी चीज को आप इस तरीके से फ्रेम कर दोगे तो आप खुद बताओ, अगर आप एग्जामिनर होते तो आप क्या एक्स्ट्रा मार्क्स देते कि नहीं देते। और चलो मैं कह रही हूं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देते, लेकिन दो दो एक नंबर ही देते। तो सारे प्रश्नों को एक एक नंबर से बढ़ा दो और सारे सब्जेक्ट में बढ़ा दो, तो कम से कम आराम से 30 नंबर का तो मार्जिन बन ही जाएगा। और 30 नंबर का मार्जिन आपको लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में ऊपर पहुंचाएगा, मतलब अच्छी पोस्ट मिलेगी भाई, एसडीएम बन जाओगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। इसी तरीके से अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छा स्वास्थ्य एक सोशल मुद्दा है ना, सामाजिक मुद्दा है, ठीक है। तो हम लक्ष्य 3 पे फोकस कर रहे हैं। हम एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करें, एक सामाजिक मुद्दा 4, लैंगिक समानता की हम बात करें 5। लिखो, ठीक है। आपने लिखा ये सब पॉइंट, और इन्हीं पॉइंट्स में आपने लिखा ये सोशल मुद्दे, ये सामाजिक मुद्दे हैं। फिर आप अगर बात कर रहे हैं स्वच्छ जल की, स्वच्छ ऊर्जा की, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब पर्यावरणीय मुद्दे हैं ना, पर्यावरण संरक्षण की हम बात करें, लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ ऑन द लैंड, ठीक है, स्वच्छ जल की बात हम कर रहे हैं। आप लिखो, तो आपने बता दिया ना कि हाँ देखो, अगर मैंने अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है कि जो एसडीजी है वो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, यहाँ पे हम एनवायरमेंट, इकोनॉमी और इकोनॉमी, एनवायरमेंट और पॉलिटिकल, साथ ही साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सोशल मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। तो अगर हम इन सब पे फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को क्या कर दिया, हेंस प्रूफ भी तो कर दिया। जब मैंने लिखा कि हम स्वच्छ जल की बात कर रहे हैं या गुणवत्ता की बात कर रहे हैं एजुकेशन में, तो हम सोशल मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जब हम बात करें स्वच्छ ऊर्जा की, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की, सस्टेनेबल सिटीज़ की, तो हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बात करें आर्थिक विकास और नवाचार की, तो हम लक्ष्य 8 और 9 में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे। फिर देखिए, असमानता को समाप्त करना, हम इसको सोशल मुद्दे में रख सकते हैं, ठीक है। फिर हरित शहर की बात करें अगर हम, तो हरित शहर या सस्टेनेबल सिटीज, पर्यावरण संरक्षण में आप लिखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आप लिख सकते हो। तो बस यही जो गोल्स हैं ना, इनको आप क्लासिफाई कर देंगे। देखिए, आंसर आपका तैयार था, लेकिन प्रश्न को देख के आपने अपने आंसर्स में वही चीजें चेंज की। आपने लिख दिया, ये वेन डायग्राम बना दिया आपने, ठीक है, और यहां पर आपने लिख दिया कि ये जो है ये इधर ओवरलैप करेगा, तब वो एसडीजी गोल होगा। आपने बना दिया। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, लेकिन आप लोग सुंदर बनाइएगा। और बाद में आपने जो गोल्स याद किए थे, उन्हीं को आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आपने सोशल लिख दिया, यहाँ पर एनवायरमेंट लिख दिया, यहाँ पर पॉलिटिकल लिख दिया, यहाँ पर इकोनॉमिक लिख दिया, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आप क्या लिख सकते हो, जब हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में विमेंस का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप लिख सकते हो ना इस चीज को। हम लिख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में विमेन का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए हमको। ग्रास रूट डेमोक्रेसी में हमें विमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर हम ग्लोबल उसमें भी देखें, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी विमेंस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन, जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हमेशा हेड एक मेल होता है, तो एक विमेन पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। ये चीज आप लिख सकते हो। देखिए, फिर शांति की स्थापना, इसको भी आप पॉलिटिकल में भी लिख सकते हो, शांति की स्थापना के बाद सोशल में भी लिख सकते हो। ये पॉइंट कोई भी गलत नहीं करेगा इस पॉइंट को। तो बस आपको क्या करना है, अपने जो आंसर्स को उसको ठीक से क्लासिफाई करना है। ये चीज समझ में आया ना क्लास। देखिए, मैं जानती हूं ये बात कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो मेंस में अगर अपीयर हो रहे होंगे तो वो अच्छे से पढ़ के अपीयर हो रहे होंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं, लेकिन प्रश्न को देख के उत्तर करने का सही तरीका ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है। इसी वजह से उनका मेंस क्वालिफाई नहीं होता है। नहीं तो एग्जामिनर की कोई दुश्मनी आपसे नहीं है कि वो आपको कम मार्क्स देगा और किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स देगा, ठीक है।
किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपने एक अच्छा आंसर लिखा है, प्रॉपर वे में लिखा है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू हैव रिटन योर आंसर्स, तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने प्रश्न को देखा था और प्रश्न में क्या पूछा था उसको लिखा था, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा, यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर, ठीक है। आपको निष्कर्ष लिखना ही लिखना है अपने आंसर का, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है। प्रॉपर इंट्रोडक्शन विद प्रॉपर कंक्लूजन, तभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक मुझे एक ऐसे फिगर दिखा था तो मैं आपको लेके आई यहाँ पर कि थोड़ा सा आप लोग को याद रहेगा। एसडीजी गोल अडॉप्ट कब किया गया था? 2015 में, ठीक है। हमने क्या बोला कि हमने प्रेजेंट जनरेशन पे फोकस किया, साथ ही साथ हमने सस्टेनेबल फ्यूचर की बात की, फ्यूचर जनरेशन की। यहाँ पर 17 आपके एसडीजी गोल्स हैं जो कि आपको एकदम रट लेने हैं। अब जब आप इसको याद करेंगे ना क्लास, तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्लासिफाई भी कर लीजिएगा कि हम इसको किस सेक्टर में रख सकते हैं, तैयारी हो जाएगी आपको। अभी जब मैं नीति आयोग वाली रिपोर्ट को डिस्कस करूंगी ना, तो मैं आपको बता दूंगी नो पॉवर्टी से रिलेटेड, ठीक है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है, गरीब कल्याण योजना की बात करेंगे, हम वो चीज़ सब डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सारी योजना को आपको समझाऊंगी नहीं, नाम बताऊंगी कि जब हम गोल 1 की बात करेंगे तो वहां पर कौन कौन सी योजनाएं आपके लिए ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ। फिर इंटीग्रेटेड गोल्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर ग्लोबल चैलेंज को फेस करने की, और यहाँ पर ये यूनिवर्सल कॉल है जिसको हमको कब तक अचीव करना है, 2030 तक, ठीक है। ये भी आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। हमें इस पे फोकस करना है क्योंकि हमें हमारे टारगेट्स को 2030 तक अचीव करना है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं जो जरूरी है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, वो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्लास, कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं। देखिए, इस वाले में नहीं, 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए आप लोग। मैं आपको बताऊं कि मैंने आपके लिए एक और नोट्स रखी है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। ये देखिए, इस नोट्स को मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम ये नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा इसको क्लास, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बात किया गोल 1 की, ठीक है, गोल 1 की मैंने आपसे बात की यहां पर, तो इसमें क्या लिखा है कि हमें गरीबी को खत्म करना है। तो गरीबी को खत्म करने के लिए भारत में कौन कौन सी स्कीम्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जिसको कि मनरेगा के नाम से हम जानते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पे फोकस करेंगे, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पे। तो यहाँ पर आपका तैयार हो जाएगा। गरीबी की बात अगर आएगी तो आप इन सब स्कीम को मेंशन कर सकते हैं कि सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स है। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, ये तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कभी एक अलग क्लास लेके। अब देखिए यहाँ पर जब हमने भूखमरी को खत्म करने की बात की, हंगर को खत्म करने की बात की, तो कौन कौन सा मिशन है भारत में? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल ऑयल सीड एंड ऑयल पाम मिशन, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो बताइए, अब एसडीजी गोल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे, भारत के कंटेक्स्ट में पूछे, चैलेंज पूछे, मेजर पूछे, या फिर ये पूछे कि अभी तक हमारे सरकार ने कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स लाई है जो उसके के थ्रू हम एसडीजी गोल्स को अचीव करेंगे, तो आप लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही देगा ना। तो इसी चीज पर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स फोकस करेंगे, और वो एसडीजी वाला जो है वो मैं आपसे सेपरेट क्लास में डिस्कस करूंगी। अब आपको क्या करना है, अब मैम आपके लिए अगर ये कोर्स लेके आएंगी तो आप भी तो मैम के लिए एक मदद करेंगे ना। मैम की क्या मदद करोगे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे और आपके बीच में बातचीत का एक माध्यम क्या है? कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज के हो, बाइलिंगुअल लैंग्वेज ये क्लास रहेगी, नोट्स आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे कि मैम हिंदी में कैसे लिखे कि इंग्लिश में कैसे लिखे। बस जो मैं समझा रही हूँ उस पॉइंट को आप समझिए, क्योंकि वो तो मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ, ठीक है। कहीं कहीं इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नोट्स हिंदी में भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है
ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी। तो लेकिन क्लास, आशा करती हूँ आपके लिए ये सेशन अच्छा रहा हो। जितने भी मेरे स्टूडेंट सिंसियर हैं, जिनको मेंस में अपीयर होना है और जिनको मेरी बात समझ में आई हो कि किस तरीके से हम अपने मेंस में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है इस बार आप ना अपीयर हो रहे हो लेकिन आपका कोई दोस्त अपीयर हो रहा, कोई जान पहचान वाला अपीयर हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि ऐश्वर्या मैम की क्लास से उसको मदद मिल सकती है, तो ज़रूर शेयर करिएगा क्लास को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब आज के क्लास को यहीं पे एंड करूंगी। लास्ट में जाते जाते आप लोग से फिर वही बात कहूंगी कि अपने पे विश्वास रखिए। जब भी हिम्मत टूटे तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिए और सोचिए आपके ऊपर कितने लोगों की कृपा है। ईश्वर की कृपा है, माता पिता की कृपा है, सबकी कृपा आप पे है। तो अपने पे विश्वास रखिए, अपने माता पिता की प्रार्थनाओं पर, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद पर, ईश्वर के आशीर्वाद पर विश्वास रख के अच्छे से पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, भगवान सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए भी अच्छा सोचेंगे, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा उन पर। तो धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान दीजिए और सबसे अच्छे से बात करिए, प्रेम से बात करिए, सब अच्छा होगा। धन्यवाद क्लास।